द पावर ऑफ एनसीईआरटी की सीरीज़ में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं 6 to 12 तक की ऑल एनसीईआरटी को, जो भी एनसीईआरटी रेलेवेंट है यूपीएससी के लिए या स्टेट पीसीएस के लिए, वो सारा एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। जिसमें हम लोगों ने शुरुआत किया है 6 क्लास की हिस्ट्री वाली एनसीईआरटी से, और इसमें हम लोगों ने 9th चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10। देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि एविडेंसेस क्या है ट्रेड का। फिर हम लोग देखेंगे भैया मूवेंदर, इसका टाइटल क्या है, ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सिल्क रूट के बारे में, जानेंगे चाइना और सिल्क रूट वगैरह। फिर कुषाण और देखेंगे हम लोग स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। फिर हम लोग पढ़ेंगे पिलग्रिम्स के बारे में, जिसमें 3 जो है चाइनीज़ पिलग्रिम बहुत इंपॉर्टेंट है, फाशियन, श्वेनतसांग और इत्सिंग। और ये थोड़ा भक्ति के बारे में देखेंगे और नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। इतनी सारी चीज़ों को हम लोग चैप्टर नंबर 10 में कंप्लीट करेंगे। एक एक करके चीज़ों को कंप्लीट करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। पहले रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग जो है वो शॉर्ट में देख लेंगे क्या एविडेंसेस है। यू रेड अबाउट द नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर इन चैप्टर नंबर 9 में। दिस फाइन पॉटरी स्पेशली बॉल्स एंड प्लेट वेयर फाउंड फ्रॉम सेवरल आर्कियोलॉजिकल साइट्स थ्रू आउट दिस सब कॉन्टिनेंट। लेकिन ये बनता कहाँ था, नॉर्थ वाले पार्ट में, लेकिन मिलता कहाँ है, लगभग सारे पूरे सब कॉन्टिनेंट में। हाउ डू यू थिंक इट रीच दिस प्लेसेस? ट्रेडर्स मे हैव कैरिड देम फ्रॉम द प्लेसेस वेयर दे वेयर मेड टू सेल देम एट अदर प्लेसेस। वो बनाते थे वहाँ और सेल करते थे, ठीक है, मार्केट में, जहाँ से जो है अलग अलग जगह पे ये फैला। क्या, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। एक तो ये कहानी है कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है, ये बनता कहाँ था भैया, नॉर्दर्न पार्ट में, पर ये मिलता कहाँ है, थ्रू आउट सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। एक तो ये एविडेंसेस है। दूसरी बात क्या है, साउथ इंडिया वाज फेमस फॉर गोल्ड, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर एंड प्रीशियस स्टोन। ये 3 चीज़ें याद रखना है, स्पाइसेस, ठीक है, दूसरी बात क्या, प्रीशियस स्टोन और गोल्ड। ये 3 चीज़ के लिए जो है साउथ इंडिया फेमस है। उसके बाद क्या है, वाज पर्टिकुलरली वैल्यूड इन द रोमन एम्पायर। अब ये जो है पेपर जो है पर्टिकुलरली कहाँ वैल्यूड किया जा रहा है भैया, रोमन एम्पायर में। इतना ज़्यादा इसका वैल्यू था कि इसको ब्लैक गोल्ड कहा करते थे भैया लोग। सो ट्रेडर्स कैरिड मैनी ऑफ दिस गुड्स टू रोम इन शिप्स अक्रॉस द सी एंड बाई लैंड इन कारवा। देयर मस्ट हैव बीन क्वाइट ए लॉट ऑफ ट्रेड एज मैनी रोमन गोल्ड क्वाइंस। कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया में। तो कहानी क्या है, एक तरफ अगर आप कर लेते हो साउथ इंडिया, ठीक है, और दूसरी तरफ आप कर लेते हो रोमन एम्पायर, तो साउथ इंडिया किस चीज़ के लिए फेमस है, स्पाइसेस, गोल्ड और प्रीशियस स्टोन। ये सब सारी चीज़ें कहाँ मिल रही है भैया, रोमन एम्पायर में। और रोमन एम्पायर का गोल्ड कॉइन, ठीक है, कहाँ मिल रहा भैया, तो साउथ इंडिया में। तो ये जो है स्पाइसेस और ये गोल्ड और प्रीशियस स्टोन वगैरह, ये सब रोमन एम्पायर में देखने के लिए मिल रहा है। लेकिन साउथ इंडिया में जो है गोल्ड कॉइन मिल रहा कहाँ का, रोमन एम्पायर का। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि ये दोनों के बीच में ट्रेड हो रही है। ये है एविडेंसेस। आगे चलते हैं, चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। ये जो है पोएम दिया हुआ एक ट्रेड से रिलेटेड। वी कैन फाइंड एविडेंस ऑफ ट्रेड इन संगम पोएम्स। हियर इज़ वन विच डिस्क्राइब द गुड्स ब्रॉट इन फूहर, एन इम्पोर्टेंट पोर्ट ऑफ द ईस्ट कोस्ट। हेयर आर ब्रॉट, क्या भैया, स्विफ्ट prancing horses by sea in ship, bales of black paper in carts, gems and gold born in Himalayas, sandalwood born in the western hills, आज भी the pearls of the southern seas, and coral from the eastern oceans, the yield of the Ganga and the crops from the कावेरी डेल्टा से।
फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार। मिट्टी का बर्तन कहाँ से? म्यांमार से। ये एविडेंसेस है, एक पोएम के थ्रू भी पता चल रहा है, ठीक है। और भी एविडेंसेस हम लोगों ने देखा, जैसे NBBW और उसके बाद सदर्न और रोमन से जो रिलेशन है, तो ये सब एविडेंसेस है जिससे ये पता चलता है कि उस वक्त के ज़माने में ट्रेड हुआ करता था। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या सारी चीज़ें। ट्रेडर्स एक्सप्लोर सेवरल सी रूट्स, सम ऑफ दिस फॉलोड द कोस्ट, देयर वेयर अदर अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, वेयर सेलर्स टुक एडवांटेज ऑफ द मानसून विंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, टू क्रॉस द सीज फ्रॉम क्विकली। सो इफ दे वांटेड टू रीच द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका और अरबिया से अगर आना है तो कौन से विंड को फॉलो करते थे? मानसून वाले विंड को, साउथ वेस्ट मानसून वाले विंड को। दे क्लोज टू सेल विद द साउथ वेस्ट मानसून, ये विंड को फॉलो करते थे। कहाँ से आना है? तो ईस्ट अफ्रीका से और अरबिया से। एंड स्टडी शिप्स हैड टू बिल्ड फॉर दिस लॉन्ग जर्नी। कहानी क्या है कि अगर ईस्ट अफ्रीका से प्लस अरबिया से अगर जाना है कहाँ? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आना है तो साउथ वेस्ट मानसून को फॉलो किया जाता है, इसके डायरेक्शन को, ठीक है। यही है कहानी और कुछ नहीं। आगे चलते हैं, मूवेंदर के बारे में देखते हैं। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, द सदर्न हाफ ऑफ द सब कॉन्टिनेंट इज मार्क्ड बाय ए लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड विद हिल्स, प्लेट्यूज एंड रिवर वैलीज। Among the river valleys, that of the Kaveri is the most fertile, ठीक है। और अभी हम लोगों ने जो पोएम पढ़ा उसमें भी है, कावेरी से क्या आ रहा है? क्रॉप्स। आगे चलते हैं। चीफ एंड किंग्स हु कंट्रोल द रिवर वैलीज एंड द कोस्ट बिकम रिच एंड पावरफुल। जिसका भी कंट्रोल होगा रिवर वैली पे और किस पे? कोस्ट पे, वो क्या होगा? पावरफुल होगा। संगम पोएम्स मेंशन द मूवेंदर। देखो मूवेंदर में 3 जो है किंगडम आता था, चोल, चेर और पांडे। दिस इज ए तमिल वर्ड मीनिंग 3 चीफ्स यूज्ड फॉर द हेड्स ऑफ 3 रूलिंग फैमिलीज, द चोल, चेर और पांडे। हु बिकम पावरफुल इन साउथ इंडिया अराउंड 2300 years ago. Each of 3 chiefs had 2 centers of power, one inland और अनदर जो है वो कोस्ट वाला। 2 सेंटर ऑफ पावर हुआ करता था, एक इनलैंड में और एक कोस्ट पे। किसका किसका? चोल का भी, चेर का भी और पांडे का भी। इस तरीके से कितना हो गया? 6 सेंटर ऑफ पावर हो गया। लेकिन 6 सेंटर ऑफ पावर में से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा? एक तो है पांडे और दूसरा है जो ये पांडे का क्या, मदुरई जो कैपिटल था पांडे का, और दूसरा कावेरी पट्टिनम जो फुहर, और ये क्या था? पोर्ट था किसका? चोला का। पढ़ लेते हैं। ऑफ दिस 6 cities 2 were very important, फुहर और कावेरी पट्टनम। द पोर्ट ऑफ द चोला, कावेरी पट्टनम जो है, एंड मदुरई द कैपिटल ऑफ द पांड्यास। ये 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट था इन 6 में से। द चीफ्स डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। देखो अगर रेवेन्यू की बात करें तो रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं किया जाता था, तो क्या सिस्टम था भाई कलेक्शन का? एक तो था गिफ्ट का सिस्टम और दूसरा क्या था? ट्रिब्यूट का सिस्टम। फ्रॉम नेबरिंग एरियाज दे केप्ट सम ऑफ द वेल्थ, कुछ वेल्थ वो रख लेते थे और बाकी का जो रिमेनिंग क्या डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। द रेस्ट एमंग देयर सपोर्टर्स इंक्लूडिंग मेंबर्स ऑफ देयर फैमिली, सोल्जर एंड पोइट्स, ये सब में वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे। Many of poets whose composition are found in the Sangam collection composed poems in praise of chiefs who often rewarded them with precious stone। देखो उसके प्रेज में अगर कोई पोएट जो है वो लिख दिया पोएम तो उसको क्या दिया जाता था? गिफ्ट दिया जाता था। प्रीसियस स्टोन हो गया, गोल्ड हो गया, हॉर्सेस हो गया, एलिफेंट्स हो गया, चेजर्स हो गया या फाइन क्लॉथ हो गया, ठीक है। ये तो है भाई कहानी। एक बार देख लेते हैं मूवेंदर का शॉर्ट में। यहाँ पे मूवेंदर में 3 जो है वो किंगडम था। पहला चोल, दूसरा चेर, तीसरा
पांडे, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है भैया, मूवेंदर। अब क्या है, ये सब के पास जो है 2 इम्पोर्टेंट सिटीज़ था, ठीक है, 2 इसके पास हो गया, 2 इसके पास और 2 इसके पास, टोटल कितना हो गया, 6। ये 6 में से 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 2 जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये 2 कौन कौन सा है, पहला है फूहर, इसको क्या कहा जाता है भैया, कावेरीपट्टनम, और दूसरा है मदुरई। मदुरई क्या है, कैपिटल है किसका, पांडे का, और ये क्या है, पोर्ट है किसका, चोल का। तो इस तरीके से 2 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टैक्स कलेक्शन का क्या सिस्टम था वो देख लेते हैं। टैक्स कलेक्शन का जो सिस्टम है वो रेगुलर बेसिस पे नहीं था, नॉट रेगुलर। तो सिस्टम क्या था, सिस्टम था भैया गिफ्ट का, ठीक है, प्लस ट्रिब्यूट का। ये 2 सिस्टम था कलेक्ट करने का। अब यहाँ से जो वेल्थ कलेक्ट होता था उसकी क्या कहानी है, सम आर केप्ड बाय द रूलर एंड रिमेनिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको पता है किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, सोल्जर में, पोएट्स में, उसके फैमिली मेम्बर्स में, ये सारे में, ठीक है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं क्या है। अराउंड 200 ईयर्स लेटर अ डायनेस्टी नोन एज सातवाहन, कौन सा डायनेस्टी, सातवाहन डायनेस्टी, बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया। याद रखना है लोकेशन, कौन सा, वेस्टर्न इंडिया में सातवाहन डायनेस्टी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर ऑफ दिस सातवाहन वाज गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, ये सबसे इम्पोर्टेंट रूलर था किसका, सातवाहन का। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज मदर गौतमी बालश्री। He and other सातवाहन रूलर वेयर नोन एज लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। तो जितने भी सातवाहन रूलर थे उनको क्या कहा जाता था, द लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, लिटरली द रोड लीडिंग टू द साउथ, which was also used as a name for the entire southern region. He sent his army to the eastern, western and southern coast. तो क्या है सातवाहन का कहानी देख लेते हैं। तो लगभग 200 ईयर्स लेटर एक डायनेस्टी निकलता है भैया, जिसका नाम क्या था, सातवाहन। इसका जो मेन रूलर था उसका क्या नाम था, गौतमी सातकर्णी, सही है। अब यहाँ से ये इसका जो रूलर हुआ करता था सातवाहन का, इनको क्या कहा जाता था, दक्षिणापथ, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ, लॉर्ड ऑफ द पथ, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ कहा जाता था, ठीक है। ये था सातवाहन की कहानी। अब हम लोग आगे चलते हैं, सिल्क रूट के बारे में पढ़ते हैं, देख लेते हैं क्या है सिल्क रूट। द स्टोरी ऑफ द सिल्क रूट। सबसे पहली बात ये देख लीजिए कि सिल्क जो है सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुआ था भैया, चाइना में, ठीक है। और उसके बाद ये सिल्क रूट की क्या कहानी है,
वो रूट जिसको चाइनीज़ मर्चेंट, जो चाइनीज़ सेलर थे, कौन, जो सिल्क बेचते थे, वो रूट जो फॉलो करते थे, उस रूट को क्या कहा गया, उस रूट को कहा गया सिल्क रूट। ठीक है। द रिच ग्लॉसी कलर्स ऑफ द सिल्क एज वेल एज इट्स स्मूथ टेक्सचर मेक इट ए हाईली वैल्यूड फैब्रिक इन मोस्ट सोसाइटीज। मेकिंग सिल्क इज ए कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। रॉ सिल्क हैज़ टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द cocoons of silkworms, spun into the thread and then woven into cloth. Techniques of making silk were first invented in China. हो गया है around 7,000 years ago. While the methods of remained a closely guarded secret of thousands of years. Some people from China who went to distant lands on foot, horseback and on camels carried silk with them. The path they followed came to be known as the silk route. उसी पाथ को क्या कहा गया, सिल्क रूट कहा गया, जो वो फॉलो करते थे। आगे चलते हैं। Sometimes Chinese rulers sent gift of silk to rulers in Iran. ईरान को गिफ्ट करते थे, एंड वेस्ट एशिया को भी। एंड फ्रॉम देयर द नॉलेज ऑफ सिल्क स्प्रेड फर्दर वेस्ट। अब वहाँ से नॉलेज जो है आगे बढ़ा वेस्ट की तरफ। अबाउट 2000 ईयर्स अगो wearing silk became the fashion amongst rulers and rich people in Rome. It was very expensive as it had to be brought all the way from China. As it had to be brought all the way from China along dangerous roads through mountains and desert. People living along the route often demanded payments for allowing traders to pass through. देखो अब यहाँ से क्या मांगा जा रहा है, पेमेंट मांगा जा रहा है लोकल पीपल के थ्रू। तो उससे क्या होगा, इससे इसका जो है वो कॉस्ट बढ़ जाएगा, यानी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। लुक एट मैप 6 विच शोज द सिल्क रूट एंड इट्स ब्रांचेस। देख चुके हम लोग पहले ही। सम किंग्स ट्राइड टू कंट्रोल लार्ज portion of the route. This was because they could benefit from taxes, tribute and gifts that were brought by the traders traveling along the route. In return, they often protected the traders who passed through their kingdoms from attacks by the robbers. देखो, किंगडम्स को जो राजा हुआ करता था उसको इन लोग जो है वो गिफ्ट दिया करता था, जिसकी वजह से जो है वो राजा जो है प्रोटेक्ट करता था किससे, रॉबर से। The best known of the rulers who control the silk route were कुषाण। सबसे बेहतरीन कंट्रोल कौन किया, कुषाण किया। Who ruled over Central Asia and Northwest India around 2000 years ago. There are two major centers power. देखो पहले बता चुके थे। सेकंड कैपिटल क्या था उसका, मथुरा, जो हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है, और उसका पहला कैपिटल क्या है, पेशावर। ये दो मेन सेंटर था। तक्षशिला was also included in their kingdoms during their rule. A branch of silk route कहाँ से, सेंट्रल एशिया से इंडस रिवर के पास, इंडस रिवर के पास जो है सेंट्रल एशिया से लेकर इंडस रिवर तक एक सिल्क रूट का ब्रांच था, जिस किसके कंट्रोल में था, वो कंट्रोल में था कुषाण के कंट्रोल में, और सबसे बेस्ट कंट्रोल यही किया था रॉबर से। आगे चलते हैं। फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज शिप्ड वेस्टवर्ड टू द रोमन एम्पायर। द कुषाण वेयर एमंग्स द अर्लीस्ट रूलर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ये जो है कुषाण जो थे वो ये अर्लीस्ट रूलर थे जो गोल्ड कॉइन को इशू किए थे। ठीक है, तो ये सारा कहानी है सिल्क रूट से लेकर, एक एक करके चीज़ों को समझ लेते हैं। तो कुषाण के अंदर क्या था, सेंट्रल एशिया से इंडस रिवर वाला जो रूट था वो कुषाण के अंदर था। बेस्ट कंट्रोल किया, ये सही है। और कुषाण जो है फर्स्ट टाइम जो है वो गोल्ड कॉइन्स को इशू किया, फर्स्ट रूलर था जो गोल्ड कॉइन को इशू किया। और बाकी ये सब सारा चीज़ तो है ही कि गिफ्ट जो दिया जाता था राजा को, किस वजह से भैया, ताकि वो रॉबर से बचा सके, जिसमें सबसे बेहतरीन जो रूलर था वो था कुषाण, सही है, जो कि प्रोटेक्ट किया किसको, सिल्क रूट को। आगे चलते हैं हम लोग और देखते हैं द स्पिरिट ऑफ बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ते हैं। एक एक करके चीज़ों को आराम से समझ रहे हैं, सलीके से समझ रहे हैं, ताकि आपको यही लगभग याद हो जाए और आप बातें समझ जाओ कि क्या क्या कहानी है।
द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज़्म। द मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वॉज कनिष्क। देखो सबसे फेमस रूलर कौन था कुषाण का? कनिष्क, हु रूल्ड अराउंड 1900 ईयर्स अगो। 2000 ईयर्स अगो कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। He organized a Buddhist council where scholars met and discussed important matters. अश्वघोष, याद रखना कौन? अश्वघोष, a poet who composed a biography of the Buddha. बुद्धा का बायोग्राफी कौन लिखा है? अश्वघोष। ठीक है, किसका कोर्ट पोएट है? कनिष्क के टाइम का। ठीक है, आगे चलता है। लिव्ड इन हिज कोर्ट अश्वघोष एंड द अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स नॉट राइटिंग इन द संस्कृत। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब से पहले जो प्रकृत में लिखा जाता था अब किस में लिखा जा रहा है? संस्कृत में लिखा जा रहा है। सही है। ए न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म नोन एज महायाना बुद्धिज़्म। सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे अभी माइंड मैप के थ्रू। पहले रीड कर लेते हैं क्या क्या सारी चीज़ें हैं। महायाना बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट आया कनिष्क के टाइम में। सारा उथल पुथल वाला कहानी जो है बुद्धिज़्म का वो कनिष्क के टाइम का ही है। ठीक है, 4th बुद्धिस्ट काउंसिल करवाता है। ठीक है, जिसमें महायाना और हीनयाना दो कॉन्सेप्ट निकलता है बुद्धिज़्म का। हीनयाना के अंदर जो है गॉड के जैसा पूजा नहीं किया जाता था बुद्धा को, जबकि महायाना बुद्धिज़्म का जब कॉन्सेप्ट आया कनिष्क के टाइम में तो स्टैचू बनना शुरू हो गया और वर्शिप शुरू हो गया। फिर बोधिसत्व आया, बोधिसत्व का कॉन्सेप्ट, फिर उसको भी पूजा होने लगा। ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। दिस लैंड हैड 2 डिस्टिंक्ट फीचर्स। Earlier द बुद्धा प्रेजेंस was shown in the sculpture by using certain signs. For instance, this attainment of the enlightenment was shown by the sculptures of the people tree. People tree से शो किया जाता है तो उनके enlightenment को। मूर्ति नहीं बनाया गया, अभी तक स्टैचू नहीं बना है। नाउ स्टैचू ऑफ द बुद्धा वेयर मेड। अब कनिष्क के टाइम में स्टैचू बनना शुरू हुआ। मेनी ऑफ दिस वेयर मेड इन मथुरा वाइल अदर्स वेयर मेड इन द तक्षशिला। मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ों को हम लोग किस में देखेंगे? आर्ट एंड कल्चर में पढ़ेंगे। कंधार स्कूल ऑफ आर्ट। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद द सेकंड चेंज क्या आया? फर्स्ट चेंज तो ये आया। ठीक है, दूसरा चेंज क्या है? चेंज वाज द बिलीफ इन द बोधिसत्व। अब बोधिसत्व के बिलीफ में क्या इनको भी वर्शिप करना शुरू कर दिया। बोधिसत्व क्या होता है? बोधिसत्व वो होता है वैसा कोई भी इंडिविजुअल जिसको एनलाइटमेंट मिल गया है। ठीक है, वो क्या कहलाया? बोधिसत्व कहलाया। दिस वेयर सपोज टू बी पर्सन हु हैड अटेन एनलाइटमेंट। जिसको एनलाइटमेंट मिला वो क्या कहलाया? बोधिसत्व कहलाया। वंस दे अटेन एनलाइटमेंट दे कुड लिव इन कंप्लीट आइसोलेशन में बट मेडिएट इन पीस। However, instead of doing that, they demanded isolation and mediate in peace. However, instead of doing that, they remained in world to teach and help other people. वो आइसोलेशन में न छोड़कर वो कहाँ चले आए भैया? दूसरा वाला ऑप्शन को चूज़ किए। 2 ऑप्शन इनके पास था, या तो हम आइसोलेशन में रह के मेडिएट करें। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या था कि लोगों के बीच रहें और उनको सिखाएं। वर्शिप ऑफ बोधिसत्व वेरी पॉपुलर एंड दे स्प्रेड थ्रू आउट द सेंट्रल एशिया, चाइना, लेटर टू कोरिया एंड जापान। इनकी भी पूजा होने लगी। तो क्या चूज़ किए? ये चूज़ किए कि रिमेन इन द वर्ल्ड टू टीच एंड हेल्प अदर पीपल। दूसरों को हम सिखाएं, दूसरों को टीच करें कैसे एनलाइटमेंट मिलना है। ठीक है, या तो वो चाहते तो आइसोलेट हो सकते थे, वहाँ जाकर अपने शांति से मेडिएट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या चूज़ किया? उन्होंने चूज़ किया कि हम लोगों के बीच में ही रहें। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड टू वेस्टर्न एंड द सदर्न इंडिया वेयर dozen of caves were hollowed out of hills for monk to live in. Some of these caves were made of the borders of kings and queens, other by merchants and farmers. These were often located near passes through the Western Ghat road connecting prosperous ports on the coast with cities in the Deccan ran through these passes. Traders probably halted in this cave. देखो, ट्रेडर्स जो हुआ करते थे वो भी यहाँ हॉल्ट किया करते थे। मोनेस्ट्रीज ड्यूरिंग द ट्रेवल्स। बुद्धिज़्म ऑल्सो स्प्रेड साउथ ईस्टवर्ड टू श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर पार्ट्स ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया इंक्लूडिंग इंडोनेशिया। द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म इज थेरवाद बुद्धिज़्म वाज मोर पॉपुलर इन दिस एरिया। अब क्या है, इसको शॉर्ट में समझते हैं। कुषाण का मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर कौन था? कनिष्क।
और कनिष्क के टाइम में ही 4th बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। गॉट इट। और इस बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बातें हैं। एक तो कॉन्सेप्ट आया हीनयाना का, दूसरा आया महायाना का, महायाना बुद्धिज़्म। इसमें क्या क्या आया भैया? पहला तो वर्शिप शुरू हो गया, वर्शिप ऑफ बुद्धा स्टार्टेड, ठीक है। स्टैचू बनना शुरू हो गया, सही है। और जो है कनिष्क के टाइम में ही बोधिसत्व का भी, ये तो पहला चेंज आया। दूसरा बोधिसत्व का भी वर्शिप स्टार्ट हो गया। बेस्ट होगा ये लिख लेते हैं, पीपल स्टार्टेड वर्शिप टू बोधिसत्व। एक तो ये कहानी है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि पिलग्रिम क्या होता है। आसान है, कुछ भी नहीं है। द क्वेस्ट ऑफ द पिलग्रिम्स, द ट्रेडर्स जर्नी टू डिस्टेंट लैंड इन कारवां एंड शिप, पिलग्रिम ऑफन ट्रेवल विद देम। जब कारवां चलता था मर्चेंट का, तो उसके साथ साथ पिलग्रिम भी ट्रेवल करते थे। पिलग्रिम क्या होता है? तीर्थयात्री। कौन होते थे? तीर्थयात्री, जो कहीं वर्शिप करने के लिए जर्नी किया करते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? पिलग्रिम। आर मेन एंड द वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। ठीक है। 3 पिलग्रिम जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला फाशियन, ठीक है। दूसरा श्वेंग तसांग। अब लिखा ये जा रहा है लेकिन पढ़ा कुछ और ही जा रहा है। और तीसरा है इत्सिंग, ठीक है। ये 3 इम्पोर्टेंट, ठीक है, पिलग्रिम्स हैं जो चाइना से आए थे। कहाँ? इंडिया में। और ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है। पहले कौन है? फाशियन। दूसरी बात कौन? फिर उसके बाद श्वेंग तसांग और उसके बाद इत्सिंग। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, ठीक है। रीड करते हैं क्या है बातें। द बेस्ट नोन ऑफ दीज आर द चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स। कौन कौन? फाशियन, हु केम टू दिस सब कॉन्टिनेंट अबाउट 1600 ईयर्स अगो। डेट याद नहीं रखो तो भी चलेगा, लेकिन एक क्रोनोलॉजी याद होना चाहिए आपको कि पहले कौन आया? फाशियन आया, उसके बाद आया श्वेन तसांग, ठीक है। ये NCERT में ही लिखा हुआ है। हु केम अराउंड 1400 ईयर्स अगो। एन आई किंग जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे इत्सिंग। और ज़्वेंग ज़ांग जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे श्वेंग तसांग, इसको पढ़ेंगे फाशियन, ठीक है। दे came to visit places associated with the life of the Buddha as well as famous monasteries. Each of these pilgrims left an account of his journey. They wrote of the danger they encountered on their travels, which often took years, of the countries and the monasteries that they visited and the books they carried back with them. आगे पढ़ते हैं क्या है कहानी। फाशियन रिटर्न टू चाइना। ये चाइना कैसे रिटर्न हुआ ये पढ़ लेते हैं ताकि इम्पोर्टेंस जो है वो पता चले कि कितना ज़्यादा जो है वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन इन लोगों के पास था, जिसकी वजह से बोट जो है जब डूबने लगता है तो ये जो है मैन्यूस्क्रिप्ट वगैरह को नहीं फेंकते, वो अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स को जो है वो फेंक देते हैं। उसके बारे में दिया हुआ एक बार रीड कर लेते हैं ताकि आपको पिक्चर जो क्लियर हो जाए। फाशियन बिगिन हिज जर्नी बैक होम फ्रॉम बंगाल। ही boarded a ship belonging to some merchants. They had barely traveled for 2 days when they were caught in a storm. The merchants began throwing their merchandise overboard. जो भी सामान था वो फेंकने लगा, ठीक है। So as to lighten the load, ताकि
बोट जो है वो हल्का हो जाए, एंड सेव दिस शिप फ्रॉम दिस सिंकिंग। फाशियन क्या किया, थ्रू अवे हिज मियर्स पर्सनल बिलोंगिंग्स, वो अपना पर्सनल बिलोंगिंग्स को जो है फेंक देता, बट क्लंग टू हिज बुक्स एंड द स्टैचू ऑफ द बुद्धा दैट ही हैड कलेक्टेड। फाइनली द स्टॉर्म सबसाइडेड आफ्टर 13 days। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब दिस सी। सी को कैसे डिस्क्राइब करता है, द सी इटसेल्फ इज बाउंडलेस इन एक्सटेंट, कोई बाउंड्री नहीं है सी का। इट इज़ इम्पॉसिबल टू नो ईस्ट और द वेस्ट एक्सेप्ट बाई ऑब्जर्विंग द सन मून स्टार्स इन देयर मोशन। इफ़ इट इज़ डार्क, अगर डार्क है और रेनी वेदर है तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा विंड के डायरेक्शन में चलने के अलावा। द ओनली प्लान इज़ टू स्टीयर बाय द विंड। ठीक है। इट टुक हिम मोर देन 90 days टू रीच जावा वेयर ही हॉल्टेड फॉर 5 months बिफोर बोर्डिंग अनदर मर्चेंट शिप डैट टुक हिम टू चाइना। तो इससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इन लोग के पास कलेक्शन था बुद्धिज़्म से रिलेटेड, ठीक है, जिसको वो नहीं फेंकता है समुद्र में, अपना पर्सनल बिलोंगिंग को फेंक देता है। बस यही समझना है और कुछ भी नहीं। आगे चलते हैं। श्वेंतसांग हु टुक द लैंड रूट बैक टू द चाइना। सी रूट कौन किया भैया, फाशियन, और लैंड रूट बाई श्वेंतसांग थ्रू द नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया। कैरिड बैक विथ हिम स्टैचू ऑफ द बुद्धा मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर एंड सैंडलवुड। 3 चीज़ों से बना हुआ, गोल्ड का, सिल्वर का और सैंडलवुड का। एंड ओवर 600 मैन्यूस्क्रिप्ट, जिसमें से 50 भी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है बोट को, बोट जब डूबने लगता है तब। Over 600 manuscripts loaded on the backs, 20 horses, over 50 manuscripts were lost when the boat on which he was crossing the Indus capsized. ठीक है, he spent the rest of his life translating the remaining manuscript from Sanskrit to Chinese. ये अपना बाकी का जीवन कहाँ बिता देता है, बंदा बिता देता है। जो मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर आया था 550 बच गया, उसके बाद 50 तो डूब गया, उसको ट्रांसलेट करने में फ्रॉम संस्कृत टू चाइनीज़। तो 2 सिचुएशन है, एक तो फाशियन का जो है सी रूट इख्तियार किया वापस जाने के लिए, एक श्वेंतसांग जो लैंड रूट इख्तियार किया अपने घर जाने के लिए। ये कहानी है, बस दिमाग में रखना आपको। आगे चलते हैं, नालंदा के बारे में पढ़ते हैं। नालंदा ए यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। ये कैसे डिस्क्राइब करता है श्वेंतसांग, देखो। श्वेंतसांग कहता है कि अदर पिलग्रिम्स स्पेंड टाइम स्टडिंग इन द नालंदा बिहार। कहाँ है नालंदा बिहार में? द मोस्ट फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री ऑफ द पीरियड। दिस इज हाउ ही डिस्क्राइब इट। द टीचर्स आर मेन ऑफ द हाइएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंटेड। टीचर बहुत ही टैलेंटेड है वहाँ का। दे फॉलो द टीचिंग ऑफ द बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी। द रूल्स ऑफ द मोनेस्ट्री आर स्ट्रिक्ट। बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन है वहाँ का। एंड एवरी वन हैज़ टू फॉलो, सबको फॉलो करना है। डिस्कशन आर हेल्ड थ्रू आउट द डे एंड द ओल्ड एंड यंग दोनों म्यूचुअली पार्टिसिपेट करता है और एक दूसरे को हेल्प करता है। अनदर लर्नड मेन फ्रॉम डिफरेंट सिटीज़ कम हेयर टू सेटल देयर डॉट्स। अपने डॉट को जो है सेटल करने के लिए अलग अलग जगह से लोग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम यह है कि द गेट कीपर आस्क न्यू इंट्रेंट्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। अगर क्वेश्चन का जवाब दिया, 10 क्वेश्चन पूछा जाता था, अगर क्वेश्चन को जवाब मिला, ठीक है, तब जो है 10 क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, मतलब 10 में से जो है वो 7-8 तो वापस चले जाते थे, सवाल का जवाब नहीं दे पाते थे, इतना डिफ़िकल्ट सवाल होता था। दे आर अलाउड टू इंटर ओनली आफ्टर दे हैव बीन एबल टू आंसर दिस। 7 और 8, देखो 7 और 8 जो है आउट ऑफ एवरी 10 आर नॉट एबल टू आंसर। 10 में से 7-8 जो है आंसर दे ही नहीं पाते थे, वापस हो जाते थे उन लोग। अब देख लेते हैं, ये था नालंदा के बारे में शॉर्ट स्टोरी। आगे देख लेते हैं हम लोग द बिगनिंग ऑफ भक्ति। भक्ति क्या है? भक्ति इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवोटीज, ठीक है, एंड द गॉड। इसके बीच का रिलेशनशिप को क्या कहते हैं? भक्ति कहते हैं। रीड करते हैं, फिर 1-2 लाइन में समझ लेंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। दिस वॉज ऑल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ द सर्टेन डेटीज विच बिकम ए सर्टेन फीचर्स ऑफ द लेटर हिंदुइज्म गेन्ड इन इम्पोर्टेंस। दिस डेटीज इंक्लूडेड शिव, विष्णु और गॉडेसेस सच एज दुर्गा। देखो
कनिष्क से पहले कोई मूर्ति पूजन का कॉन्सेप्ट नहीं था। बुद्धा की मूर्ति जो पहले थी जो पूजा किया गया, अब आ रहा है ये सब कहानी विष्णु का और शिव का और दुर्गा का, इन लोग का भी जो है वो पूजा शुरू हो गया। These deities were worshipped through bhakti, an idea that became very popular at this time. Bhakti is generally understood as a person's devotions to his or her chosen deity. जो भी वो अपना deity को चूज़ किया उसके प्रति उसका क्या डिवोशन है, ठीक है, उसकी क्या कहा गया, भक्ति कहा गया। Anybody whether rich or poor belonging to the so called high or low caste man or women could follow the path of the bhakti. कोई भी भक्ति के पाथ को जो है वो फॉलो कर सकता है। चलते हैं। द आइडिया ऑफ भक्ति इज प्रेजेंट इन द भगवत गीता। कहाँ है, भगवत गीता में है। ए सैक्रेड बुक ऑफ द हिंदूज, भगवत गीता इज पार्ट ऑफ द महाभारत विच इज इंक्लूडेड इन द महाभारत। इन दिस कृष्णा द गॉड आस्क अर्जुन हिज डिवोटी एंड फ्रेंड टू अबंडन ऑल धर्म, सब धर्म को छोड़ दो, एंड टेक रिफ्यूज टू हिम, और तुम मेरे शरण में आ जाओ। एज ओनली ही कैन सेट अर्जुन फ्री फ्रॉम द एवरी इविल, सिर्फ हम ही है जो सारे इविल से उनको दूर कर सकते हैं। दिस फॉर्म ऑफ वर्शिप ग्रेजुअली स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। Those who followed the system of the bhakti emphasized devotion and the individual worship of God or goddesses rather than the performance of the elaborate sacrifices. According to this system of the belief, if a devotee worship the chosen deity with a pure heart, अगर तहे दिल से जो है उसकी पूजा कर रहे हैं तो क्या होगा, ये होगा कि जिस फॉर्म में हम गॉड को देखना चाहते हैं उस फॉर्म में जो है गॉड हमको दिखाई देगा। यही इसमें लिखा हुआ, ज़्यादा कुछ नहीं है। The deity will appear in the form in which he or she may desire, so the deity could be thought of as a human being, lion, tree और एनी अदर फॉर्म्स। जिसमें आप इमेजिन करते हो, जिसमें आप देखना चाहते हो गॉड को, उसी के फॉर्म में गॉड जो है आपको दिखाई देगा। वंस दिस आइडिया गेन एक्सेप्टेंस, एक बार ये आइडिया अगर एक्सेप्ट हो गया सोसाइटी में तो लोग जो है, आर्टिस्ट जो है वो ब्यूटीफुल इमेजेस ऑफ दिस डेटीज बनाने लगे। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट था भक्ति का। आगे चलते हैं। क्या भक्ति, भक्ति क्या है? come from the Sanskrit term bhaj, meaning to divide or share. This suggests an intimate two-way relationship between the deity and the devotee. यही important है, relationship between the deity and the devotee. Bhakti is directed towards Bhagavat, which is often translated as God, but also means one who possesses and shares bhag, literally good fortune or bliss. The devotee, known as Bhakt or the Bhagavata, shares his or her chosen deity bhag. A poem of the Bhakt, इसको आप पढ़ सकते हो या देख भी लेना। इसको रीड करना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं है। बिकॉज द deities were special, these images of the deity were often placed within special homes, places that we describe as temples। देखो इस deity को अब temples में रखना शुरू हो गया। You will learn, हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 12 में सारा कहानी को, जो है गर्भगृह में कैसे जो है वो रखा जाता था मेन deity को। भक्ति इंस्पायर सम ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेशंस इन आर्ट, स्कल्पचर्स, पोएट्री एंड आर्किटेक्चर्स। ये देखते हैं हिंदू टर्म जो है वो कैसे आया। हिंदू टर्म आया, द वर्ड हिंदू लाइक द टर्म इंडिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। अब इसमें कौन कौन सा कंट्री इन्वॉल्व है? अरब और ईरानियन। ये जो दो कंट्री है, ये जो है रिवर इंडस है ये। अब इंडस रिवर के जो ईस्ट में लोग रहते थे, ये वाले पार्ट वाले एरिया में, इनको क्या कहते थे? ये हिंदू। सही है। द रिवर एंड टू देयर कल्चर प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग रिलीजियस बिलीफ। तो इनको कहा जाता है, इंडस रिवर के ईस्ट में रहने वाले लोग को अरब वाले और ईरानियन क्या करते रहते थे? हिंदू। और धीरे धीरे जो है वो हिंदू वर्ड एग्जिस्ट करने लगा। इस तरीके से जो है भैया ये चैप्टर नंबर 10 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। हर चीज़ को डिटेल में देखा हम लोगों ने। ठीक है, चाहते तो 20 मिनट में भी रीड करके कंप्लीट कर सकते थे। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो चीज़ हम लोगों ने देखा, हर एक चीज़ को पढ़ा, हर एक चीज़ को समझा। और आप बने रहिए सिस्टम वाइज के साथ। और अगर वीडियो आपको समझ में आ रहा है, लेक्चर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को, और बेल आइकन को आप दबा के रखिए ताकि जैसे ही नए न्यू वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है,
आप देख रहे हो कि हर चीज़ जो है वो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है आपको, ठीक है, आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच, बेस्ट लक फॉर योर एग्ज़ाम। एक क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग क्या है, पहले इधर देखिए, इस तरफ से इस तरफ मिला था, ठीक है। महायाना बुद्धिज़्म, अभी महायाना बुद्धिज़्म कॉन्सेप्ट किसके टाइम में आया भैया, महायाना बुद्धिज़्म। और ये बुद्ध चरित्र कौन लिखा था, अश्वघोष। सातवाहन रूलर को क्या कहा जाता था, लॉर्ड ऑफ द दक्षिणापथ। चाइनीज पिलग्रिम ये है। उसके बाद चोल, चेर एंड पांडे, ये हो गया मूवेंद्र। एक बच गया क्या, बोधिसत्व महायाना वाला कंसेप्ट है। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व हो जाएगा अगर लेक्चर को प्रॉपर तरीके से आप सुने हो तो, ठीक है। आप जितना हो सकते वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।